एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सभी ऑर्गेनिजम्स फिक्स समय तक ही रह सकते हैं। सबकी अपनी एक डिफिनिट लाइफ स्पैन होती है जिसके बाद डेथ हो जाएगी। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। यहाँ नोटिस करना है वर्ड नेचुरल डेथ पे, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का टाइम क्या कहलाएगा? लाइफ स्पैन। अगर बर्थ टू डेथ लिख दिया आपने फिर वो गलत हो जाएगा। डेथ नेचुरल होनी चाहिए। तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का समय किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहलाएगा, या जिसको आप जीवन काल कहते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन, ठीक है, हम लोग भी देखेंगे। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? करा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फैसिनेटिंग है ये नोटिस करना कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन फ्यू डेज भी हो सकता है। इवन आपके पास एक मे फ्लाई है, एक है मे फ्लाई। मे फ्लाई की लाइफ स्पैन 1 डे होती है। वही आप ही के बुक में एक है बनियान ट्री जिसकी 200 to 300 ईयर्स होती है। पीपल ट्री है 1000 ईयर्स में होगी। तो फ्यू डेज से लेकर के 1000 ईयर्स तक लाइफ स्पैन हो सकते हैं। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन्स ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके बीच में ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन लाई करेंगे। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइजेज। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट कि लाइफ स्पैन का साइज के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। जैसे क्रो एंड पैरट, क्रो एंड पैरट इनकी साइज सेम है, दे हैव अ सेम साइज, बट लाइफ स्पैन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पैरट 140 ईयर्स के अप्रॉक्स रहेगी लिविंग, क्रो अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स है। तो कहाँ 15 ईयर्स, कहाँ 140 ईयर्स? तो साइज तो नियरली सेम है पर लाइफ स्पैन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ पीपल ट्री। साइज दोनों की लगभग सेम है, बट मॉर्फोलॉजी सेम होने से लाइफ स्पैन सेम नहीं होता। या हम ये कहते हैं कि लाइफ स्पैन का साइज के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका एक एग्जांपल आपके बुक ने दिया, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री। ओके, पीपल ट्री का 1000 ईयर्स में होगा, मैंगो ट्री का 100 ईयर्स के अप्रॉक्स। व्हाट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो भी लाइफ स्पैन हो, चाहे 1 डे हो, 15 ईयर्स हो, 20 ईयर्स हो, 100 ईयर्स हो, 1000 ईयर्स हो, 2000 ईयर्स हो, बट डेथ तो फिक्स है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों है? वो इमोर्टल क्यों है? उनमें क्यों नेचुरल डेथ नहीं हो रही है? क्योंकि वो बाइनरी फिजन शो करते हैं। जो मेन रीज़न है इसका कि व्हाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, लेट्स से आपके पास ये कोई बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया डिवाइड किया और इसने 2 बैक्टीरिया बना दी। तो इस बैक्टीरिया की डेथ तो नहीं हुई, ये तो इस 2 न्यू लिविंग बैक्टीरियाज के रूप में सर्वाइव कर रहा है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन शो करेंगे वो इमोर्टल हैं। तो व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? क्योंकि वो बाइनरी फिजन शो करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म दे आर स्टिल सर्वाइविंग। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on Earth for several thousand of years? कैसे रहे हैं, कैसे वो मेंटेन है अभी तक? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करते जाएंगे, प्रोजेनीज बढ़ती चली जाएंगी और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो मेंटेन रहेंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी। किस प्रोसेस की बात हो रही है? रिप्रोडक्शन की। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। देखिए एनसीईआरटी ने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट पेज में आपको एनसीईआरटी ने कुछ फिगर दे रखे हैं जिसमें लाइफ स्पैन दिया गया है और कुछ में लाइफ स्पैन एब्सेंट है। तो हम उसको फिल करेंगे जहाँ जहाँ एब्सेंट है। जैसे एलिफेंट का है 60 to 75 ईयर्स, आप फिल कर सकते हैं 60 to 75 ईयर। रोज अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर।
डॉग का 20 ईयर फिल करेंगे आप, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, ठीक है, क्रो 15 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, काउ 25 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, ठीक है। हॉर्स में कितना फिल करेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर्स के आसपास। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर 1 मंथ होता है इसका। राइस प्लांट अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ। उसी तरीके से आपसे व्हीट प्लांट का पूछा जा सकता है, उसका भी 4 से 5 मंथ होता है। टॉर्टवाइज 100 to 150 ईयर्स, और बनियान ट्री कितना हो जाएगा? 200 to 300 ईयर्स। ये लाइफ स्पैन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ मैच दी फॉलोइंग में आ सकते हैं, सो आप ध्यान रखेंगे इसका। चलो नाउ रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जैसे कैट का ऑफस्प्रिंग कैट होगा, डॉग का ऑफस्प्रिंग डॉग होगा। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। फिर वो ऑफस्प्रिंग बड़े होंगे, फिर वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे। थस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं वो फिर ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और फाइनली उनकी डेथ होती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन क्या मेंटेन करता है? किसी भी स्पेस की कॉन्टिन्यूटी। जैसे लेट्स से हम कंसिडर करें 1000 टाइगर्स, लेट्स से हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि 1000 टाइगर्स है। अगर ये 1000 टाइगर्स रिप्रोडक्शन ना करे तो कभी ना कभी इनकी डेथ तो हो जाएगी, फिर तो सारे टाइगर ख़त्म। तो अगर टाइगर स्पेसीज को मेंटेन रहना है अर्थ पे तो उन्हें रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी से दैट रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना मैकेनिज्म है। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन शो करेगा, है ना। आप बडिंग भी देखेंगे कुछ केसेस में, ईस्ट वगैरह में। आप फंगई में स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट क्या है, कहाँ रह रहे हैं वो, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, कि वो कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह रहा है, लैंड पे रह रहा है, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो करेगा नहीं, इंटरनल ही करेगा। इंटरनल फिजियोलॉजी, जैसे बैक्टीरिया से तो आप हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स की तरह रिप्रोडक्शन करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ही यूनिसेलुलर है। या किसी मल्टी सेलुलर प्लांट को आप ये नहीं कह सकते कि उसमें बाइनरी फिजन हो जाए। तो किसी की इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, वो तय करेगी रिप्रोडक्शन कैसा होगा। एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, जैसे आप अभी नेक्स्ट पेज में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, आइडियल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिजन शो करता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो मल्टीपल फिजन शो करेगा, वो भी इंसिस्टेशन के थ्रू। तो यहाँ बाहरी फैक्टर डिपेंड कर गई कैसा रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of 2 types। अगर 1 होंगे तो asexual और 2 होगा तो sexual। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। gamete formation हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ, पेरेंट सिंगल होना चाहिए, तो वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? asexual है। आप सोच रहे होंगे कि सर asexual रिप्रोडक्शन में गैमेट कहाँ पे फॉर्म होती है? याद करिए, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस है, पार्थिनोजेनेसिस। उसमें क्या होती है, कोई ओवम डायरेक्ट एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, एक ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ गैमेट तो बन रही है, बट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल है। तो गैमेट बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। कहाँ पे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
पेरेंट्स सिंगल होंगे। हाँ, गैमिट फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी। When two parents participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. Sexual reproduction के लिए ज़रूरी है कि क्या होना चाहिए, दो पेरेंट इन्वॉल्व होना चाहिए और साथ में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक की एनसीईआरटी कवर हो गई। नाउ द नेक्स्ट लाइन, asexual reproduction. In this method, a single individual is capable of producing offspring. ये ध्यान रखना है कि हमेशा asexual reproduction कैसी होगी, यूनिपेरेंटल होगी, यूनिपेरेंटल होगी। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. क्योंकि यहाँ जो इंडिविजुअल्स होने वाले हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होने वाले हैं एक दूसरे के भी और अपने पेरेंट्स के भी। जैसे आपके पास ये बैक्टीरिया था, लेट से इस बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन हुआ और आपने दो बैक्टीरिया बना लिया, तो ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के भी आइडेंटिकल हैं और अपने पेरेंट के भी आइडेंटिकल हैं। तो ऐसे आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ऐसे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम क्लोन बोलेंगे। तो क्लोन मुझे कहाँ मिलेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, नाउ नीचे आपको बडिंग दिखा रखा है ईस्ट के केस में। देखिए ये बड डेवलप हो रही है, दिस इज डेवलपिंग बड। ये न्यूक्लियस है, डिवाइड कर रहा है और इस तरीके से टूट करके एक न्यूक्लियस बड में चली गई, एक न्यूक्लियस यहाँ रह गई। ये बड है आपका। ये बड कुछ समय बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। सो बडिंग कैन बी सीन इन द ईस्ट। अभी देखिए बाइनरी फ्यूजन है, वो आगे बताने वाले हैं आपको हम। Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organism. Asexual reproduction is common among single cell organism and in plants and animals with relatively simple organism. कहाँ दिखेगी मुझे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, मतलब मोनिडा में देख सकते हैं हम और प्रोटिस्टा में देख सकते हैं। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइज, जैसे प्लांट्स वगैरह में एल्गे में देखते हैं आप। और एल्गे की बात एनिमल्स की बात करें तो पोडीफेरंस देखते हैं आप, सिलिंट्रेटा देखते हैं, वहाँ आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे पोडीफेरा में आप अपने चैप्टर में जाएंगे एनिमल किंगडम में, तो वहाँ आपके एनसीईआरटी ने फ्रैगमेंटेशन लिख रखा है। तो फ्रैगमेंटेशन क्या है, एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनिडन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। ये बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहा है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड कर गया और दो डॉटर सेल बना दिया। पर यहाँ ध्यान रखिएगा कि मोनिडा में ट्रू माइटोसिस नहीं होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होना चाहिए था वर्ड, इसने माइटोसिस लिख दिया है। प्रोटिस्टा में माइटोसिस होगी बट मोनिडा में ट्रू माइटोसिस नहीं होती है। थस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि जैसे वो बैक्टीरिया होती है तो एक सेल दो सेल में डिवाइड कर गया, दैट इज बाइनरी फ्यूजन, और ये सेल डिवीजन ही उनमें क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सही है यहाँ तक एनसीईआरटी। नाउ द नेक्स्ट वन, देखिए आगे क्या लिखा है। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। क्या देखते हैं हम, बाइनरी फ्यूजन देखते हैं। बाइनरी फ्यूजन मीन्स एक पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बना दे। वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड इट्स रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। एक सेल है वो डिवाइड करके दो सेल बना दिया और हर एक सेल से एक नया इंडिविजुअल बन गया। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल लिखा है आपके बुक ने अमीबा और पारामीशियन। देखिए अमीबा में यहाँ हमने एक इमेज अटैच कर रखा है। ये एक पेरेंट अमीबा है। इस पेरेंट अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट होगी। ये देखिए इस तरीके से न्यूक्लियस स्टार्ट हो रही है डिवाइड करना। सूडोपोडिया आर पुल्ड इन व्हेन कार्डियोकाइनेसिस आर टेकिंग प्लेस। जब कार्डियोकाइनेसिस हो रहा होगा तो सूडोपोडिया थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन अपीयर होगा।
इस तरीके से कंस्ट्रक्शन अपीयर होगी और फाइनली ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और आपके पास 2 डॉटर अमीबा होगा। ये देखिए, तो ये क्या है, बाइनरी फिजन है। अमीबा में प्लेन ऑफ डिवीजन इरेगुलर होता है, मीन्स किसी भी प्लेन से वो 2 इक्वल हाफ में टूट सकता है। इसलिए अमीबा के बाइनरी फिजन को हम सिंपल बाइनरी फिजन या फिर इरेगुलर बाइनरी फिजन बोलते हैं। या तो सिंपल BF बोलिए या फिर इरेगुलर BF बोलिए। either it can be called as a simple binary fission or it can be called as a irregular binary fission. Okay. यूग्लिना, अगर यूग्लिना की बात करें तो उसमें डिवीजन इस एक्सिस से होगी। देखिए ऐसे टूट रहा है ना, ये इस एक्सिस पे डिवीजन हो रही है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, बस हमने ऐसे ही समझने के लिए इमेज अटैच कर रखा है। आपको ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहाँ होती है। ऐसे देखिए यहाँ पे जो फुर्रो बन रही है वो इस एक्सिस पे बन रही है, इसलिए हमने इस बाइनरी फिजन को बोला लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। उसी तरीके से एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में जो एक्सिस होगी वो ये होगी, ऐसे जैसे यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है वो इस एक्सिस से हो रही है, तो वो हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कहाँ देखने को मिलेगी? पारामीशियम में। और पारामीशियम में आप जानते हैं 2 न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस होगी उसमें डिवीजन अमाइटोसिस से होगा और जो माइक्रो न्यूक्लियस होगी उसमें डिवीजन माइटोसिस से होगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इज सीन इन पारामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इज सीन इन यूग्लिना, सिंपल बाइनरी फिजन सीन इन अमीबा। बस इतनी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ in it the division is unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell which eventually gets separated and mature into new yeast cell। ये हम पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट हमने एक ईस्ट का फिगर देखा था NCERT का, उसमें एक बड बन रही थी और हमने कहा कि ये बड कुछ समय तक अपने पेरेंटल बॉडी से अटैच रहेगा, बट उसके बाद वो एक नया इंडिविजुअल बना देगा। ओके, अब एक अच्छी सी टॉपिक है जो पहले वाले NCERT में नहीं थी, नए NCERT में ऐड हुई, इंसिस्टेशन, उसको थोड़ा समझते हैं। अभी आपने एक बाइनरी फिजन देखा था यहाँ अमीबा में, बट ये बाइनरी फिजन आइडियल कंडीशन में होती है, मतलब जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे तो अमीबा बाइनरी फिजन शो करेगा। क्या हो कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, कंडीशन अनफेवरेबल होने पर ये अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेती है, सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगी और इस तरीके से सर्कुलर हो जाएगी। ये आपका अमीबा है, इसने सूडोपोडिया पीछे खींच लिया और इस तरीके से ये सर्कुलर हो गया। सर्कुलर होने के बाद ये अपने चारों तरफ 3 लेयर्स बनाता है। ये रहा आपका फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। ये 3 लेयर का सिस्ट वाल बना रहा है अपने चारों तरफ और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिस्टेशन। जो 3 लेयर की सिस्ट वाल बन रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंसिस्टेशन। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक ये ऐसा ही रहेगा। जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये मल्टीपल फ्यूजन शो करेगा। मीन्स एक न्यूक्लियस से कई सारे न्यूक्लियस बनेगी। पहले देखिए ये इस तरीके से कई सारे डॉटर न्यूक्लिया बना, फिर ये हर एक डॉटर न्यूक्लिया के अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। जैसे अगर मैं इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाऊँ ऐसे, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बना दूँ तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ना। इसको बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। इसको क्या बोलेंगे? सूडोपोडियोस्पोर्स। फिर ये जो आपकी सिस्ट थी पूरी, ये जो सिस्ट थी ये रप्चर कर जाएगी और रप्चर करने के बाद ये सूडोपोडियोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, ये बाहर रिलीज हो जाएंगे और एक नया अमीबा बना देंगे। तो ये है मल्टीपल फ्यूजन इन इंसिस्टेड अमीबा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पहले वाली NCERT में ये नहीं थी। देखिए NCERT क्या लिखती है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया, अपने सूडोपोडिया को पीछे खींच लेता है एंड सिक्रेट्स अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों तरफ 3 लेयर सिस्ट वाल बनाता है। दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। इस सिस्ट फॉर्मेशन को हम इंसिस्टेशन बोलते हैं। When favorable conditions return, जब फेवरेबल कंडीशन वापस से आ जाएगी, द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। क्या शो कर रहा है? मल्टीपल फिजन। एंड प्रोड्यूसेस मेनी मिन्यूट अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स, जैसा हमने फिगर में देखा था। द सिस्ट वाल ब्रस्ट आउट, सिस्ट वाल टूट जाएगी
एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मिनी अमीबे, और फिर उन हर एक स्पोर से एक नया अमीबा बन जाएगा। दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज स्पोरुलेशन। एज यहाँ एक स्पोर बन रही है इसलिए हम उसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। और उस स्पोर को हमने सूडोपोडियो स्पोर क्यों बोला था? क्योंकि वो अमीबा बनाएगा और अमीबा में सूडोपोडिया होगी। तो देख लीजिए यहाँ तक एनसीईआरटी कवर्ड है आपका। आगे देखिए आपके एनसीईआरटी ने कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उसको समझिए। ये एक जूओस्पोरेंजियम दिखाया गया है कि पूरी आपकी क्या है, एक जूओस्पोरेंजियम है जो पेरेंट सेल में फॉर्म होगी, और इस जूओस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स बन रहे हैं। जूस्पोर्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके पास 2 फ्लैगला है, मीन्स ये मोटाइल होगी, है ना, इसलिए नाम है जूस्पोर। ये इसका न्यूक्लियस है और ये जूस्पोर एक नया इंडिविजुअल बना देगा। स्पोर फॉर्मेशन के अंतर्गत ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस आते हैं। उसके अलावा आपको पेनिसिलियम दिखाया गया है, ये एक्चुअली में पेनिसिलियम है जिसके ऊपर ये कोनिडिया बन रही है। ये सब कोनिडिया है, ये कोनिडिया है। तो जूस्पोर एक मोटाइल स्पोर था, लेकिन कोनिडिया क्या है, एक नॉन मोटाइल स्पोर है। कोनिडिया इस तरीके से यहाँ से डिटैच हो जाएगी और फिर ये जर्मिनेट करेगी। जैसे लेट्स से कि हम यहाँ एक कोनिडिया ले लेते हैं, ये कोनिडिया है, तो इस तरीके से ये जर्मिनेट करेगी, इनसे हाइफे बनेंगे नए नए, और जब नया हाइफे बन जाएगा फिर उस हाइफे से मैसिलियम बनेगी और नया पेनिसिलियम। तो कोनिडिया भी स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, जूस्पोर भी स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है जो आपके बुक ने दे रखा है। उसके अलावा आपके बुक ने दिखाया है बडिंग इन हाइड्रा। ये देखिए, ये एक नई बड बन रही है। ये नई बड फिर टेंटिकल्स वगैरह डेवलप करेगी और फाइनली यहाँ से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होकर के एक नया हाइड्रा बना देगी। ये किसकी फिगर है? हाइड्रा की। और हाइड्रा में जो बडिंग हो रही है ये एक्सटर्नल बडिंग है, ये एक्सटर्नल बडिंग है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज, उनमें इंटरनल बडिंग होती है। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, उन केसेस में इंटरनल बडिंग देखने को मिलती है। और ये जो एक फिगर है ना, ये एक इंटरनल बड का है। एक्चुअली में जो फिगर ये एनसीईआरटी ने दे रखी है वो किसकी है? एक गेम्यूल की है, एक इंटरनल बड की है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी में कि ये जो फिगर है वो एक्चुअली किसकी फिगर है? गेम्यूल की है। और गेम्यूल क्या है? एक इंटरनल बड है। अगर आप नोटिस करेंगे इस फिगर को तो यहाँ ये एक इनर मेम्ब्रेन है, ये एक इनर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये पूरी आपकी एक आउटर मेम्ब्रेन है। ये पूरी इतनी मोटी कवर है इसके चारों तरफ, ये पूरी एक कवर बनी हुई है जिस कवर में आपको कुछ स्पाइक्यूल्स भी दिख रहे हैं। ये स्पाइक्यूल्स हैं और इनके अंदर भरा हुआ है कुछ सेल्स, इनके अंदर भरे हुए हैं ये कुछ सेल्स। इन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। इन सेल्स का नाम क्या है? आर्कियोसाइट्स। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यहाँ एक पोर है मैक्रोपाइल, इस मैक्रोपाइल के थ्रू ये आर्कियोसाइट्स बाहर आ जाएंगे। इस मैक्रोपाइल के थ्रू ये आर्कियोसाइट्स क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे और ये बाहर आकर के नए इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। तो ये फिगर किसकी है? गेम्यूल की, जो कि क्या होती है? एक इंटरनल बड। कहाँ मिलेगी मुझे? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज में। ओके, चलिए अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। 2-3 लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने इस पर। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ मेनली बात हो रही है स्पोर फॉर्मेशंस की। जैसे एल्गे में भी आप स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं, किंगडम फंगी में आप बहुत सारे स्पोर्स देखते हैं, स्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, कोनिडिया का फिगर दे रखा है बुक ने। ये सारे आप आगे पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। तो मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। जूस्पोर एक मोटाइल स्पोर है डैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है। अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, कहाँ देखते हैं? पेनिसिलियम में, और ये नॉन मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। बर्ड्स इन हाइड्रा, बडिंग देखते हैं हम हाइड्रा में, और गेम्यूल फॉर्मेशन देखते हैं स्पॉन्जेस में। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जहां हम
इंटरनल बडिंग या गैम्यूल फॉर्मेशन देखते हैं। तो गैम्यूल क्लियर है, बर्ड्स क्लियर है, कोनिडिया क्लियर है। इसमें और भी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ आपको, बट एज हमारी बेस एनसीईआरटी और हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, देखिए सारा कुछ समझ में आ रहा है।